ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ठीक है, हाँ जी, बात नहीं बिल्कुल। देखो कुल मिला के बात यह है कि यहां सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ अजीत सिंह पंवार, ठीक है जी। और हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। और फिजिक्स के अंदर अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपने पास कुल मिला के जो चैप्टर्स आते हैं उसमें सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटम्स। ये सारे चैप्टर मिला के मॉडर्न फिजिक्स बनाते हैं। इसके अंदर जो ये एटम्स चैप्टर है ये केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है, इसलिए फिजिक्स में हमें लेक्चर नहीं मिलते इसके पढ़ाने के। समझ रहे बात है भाई, मान के चला जाता है भाई केमिस्ट्री में हो गए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो अलग अलग आते हैं, जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते आप, वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा आपको एटम सेक्शन, ठीक है ना। इन सारे पार्ट्स में से कुल मिला के 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस साल भी जो है 6 क्वेश्चन इसके अंदर से थे, ठीक है भाई। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से 2 क्वेश्चन आती हैं, हर साल का नियम है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैटर वेव्स में से 1 क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स मिला के 2 आते हैं और 1 एटम्स का आ रहा है। इस बार तो एटम्स का 1 भी नहीं था, लेकिन सारे क्वेश्चन इनके आ गए, 6 क्वेश्चन। समझ बात को। तो कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे और अपन यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे कि 6 के नंबर अपने होने चाहिए। समझ बात को। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसको समझ लो पहले। मान लो हमारे पास कोई एक धातु का टुकड़ा है, कोई एक धातु का टुकड़ा हमारे पास है। अगर हम इस धातु के टुकड़े का अध्ययन करें और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट देखें, मतलब बहुत ही सूक्ष्म अगर इसका आकलन करें, तो हमें यहां पर मिलेंगे परमाणु। क्या मिलेंगे? परमाणु। ये जो धातु है ये परमाणुओं से मिलकर बनी है। हर धातु की अपनी एक नियमित ज्यामिति होती है, यानी एक ज्योमेट्री होती है जिसके अंदर उसके परमाणु एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। यानी ये सारे के सारे परमाणु सुव्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर बने रहते हैं। परमाणुओं में एक धनावेशित नाभिक होता है और इन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। अगर मैं बात करूं सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ही दुर्बल बल से बंधे होते हैं और कमरे के ताप पर ही इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि अपनी कक्षा को छोड़कर क्रिस्टल में आ जा। ये कक्षाओं को छोड़ के किसमें आ गए? एक ही परमाणु नहीं करता, सारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सब छोड़ देते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन। सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को छोड़कर क्रिस्टल में आ जाते और गैसीय अणुओं की तरह इधर उधर विचरण। ये किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र, ये कहीं भी जा सकते हैं। इनको कहते हैं
धातु के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इनको? धातु के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है इनको। ये इस पूरे धातु क्रिस्टल में यहां वहां कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, आपने अर्धचालक पढ़ा हुआ है ना? अर्धचालक के अंदर अगर अपन बैंड थ्योरी की बात करें तो सबसे ऊपर वाला बैंड कौन सा होता है? संयोजी बैंड। और इसके ऊपर होता है चालन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन का अपनी संयोजी कक्षा से निकलकर क्रिस्टल में आने की जो घटना होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकल के चालन बैंड में आया। अपनी कक्षा को छोड़कर, संयोजी बैंड को छोड़कर कहां गया? क्रिस्टल में। तो अर्धचालक में तो सिर्फ ये होता है कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में आता है, और हमारे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है चालन बैंड में, पहले से ही है। आपने वहां ये भी तो पढ़ा होगा ना, चालन बैंड और संयोजित बैंड अति व्यापित रहते हैं। तो वही स्थिति है यहां पर। इलेक्ट्रॉन को आपको लाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने, प्रयास नहीं करने, ये तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद पहले से ही चालन बैंड में। कहां पर है ये? चालन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इनको क्रिस्टल की सतह छोड़ने की कोई आजादी नहीं होती। देखो, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल का भाग है, इस क्रिस्टल का नेट आवेश कितना है? 0। अब जैसे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, तो मुझे बताइए, धातु को एक ऋणावेश की कमी हो रही है, और अगर ऋणावेश की कमी हो रही है तो धातु धनावेशित हो जाती है। तो धातु की सतह पर धनावेश आ जाता है, धातु की सतह पर धनावेश आ जाता है। तो ये धातु क्या करती है? इस इलेक्ट्रॉन को, इस धनावेश की सहायता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश कर रहा है, यह सतह इसको आकर्षित करती है। सतह के आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन मंदित होता है, अपनी गतिज ऊर्जा को खो देता है। यह अपनी गतिज ऊर्जा को खो देता है, और थोड़ी देर में सारी गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसके बाद यही आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के धातु में ले आता है। यानी इलेक्ट्रॉन ने भागने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, धातु ने वापस खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन ने भागने की कोशिश की, सतह ने धनावेश ग्रहण किया और इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके पुनः भीतर खींच लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाग ही नहीं पाया। तो इसका मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता, निकल सकता है। इसके लिए हमें इसकी सहायता करनी होगी, हमें इसको ऊर्जा देनी होगी। हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक पर्याप्त मान की ऊर्जा देते हैं। अगर ये ऊर्जा पर्याप्त है तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा दे रखी है इसको। तो इलेक्ट्रॉन जब सतह को छोड़ के भागता है तो सतह इसको आकर्षित कर रही है, ये गतिज ऊर्जा खो रहा है, लेकिन सारी गतिज ऊर्जा खोने से पहले ही ये धातु के आकर्षण से परे चला जाए। और अगर ये धातु के आकर्षण से परे चला गया तो क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया? यानी धातु चाहकर भी रोक नहीं पाई और इस इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से उत्सर्जन। ठीक है जी? तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए क्या इस इलेक्ट्रॉन को एक न्यूनतम मान की ऊर्जा देनी होगी? ये तो किसी भी धातु में किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई न्यूनतम मान की ऊर्जा, ताकि इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह से चला जाए। इस न्यूनतम मान की ऊर्जा को, जो ये न्यूनतम मान की ऊर्जा प्रदान की जा रही है, इसको कहते हैं हम कार्यफलन। क्या बोलते हैं इसको? कार्यफलन। कार्यफलन इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वर्क फंक्शन। इसको फाई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या कार्यफलन के लिए मैं यूं कह सकता हूं, क्या न्यूनतम मान की ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन को दे दी जावे तो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाए, इसको कहते हैं हम कार्यफलन। कार्यफलन हर धातु के लिए अलग अलग होता है। जैसे सीजियम होती है ना, सीजियम उसके लिए सबसे कम होता है। प्लैटिनम के लिए सर्वाधिक होता है। और दूसरा धातु की सतह पर भी निर्भर करता है। अगर तुमने सतह पहले से धनावेशित कर रखी है तो तुम्हें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है भाई?
अब ये कार्यफलन के बराबर की ऊर्जा हम दे कैसे, हम इन इलेक्ट्रॉन को दे कैसे? तो ये ऊर्जा देने के अलग अलग तरीके हैं। धातु को गर्म कर दो, धातु गर्म होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएंगे, और जब उनकी ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी तो धातु को छोड़कर भाग जाएगी। तो यदि तुमने ऊष्मा ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो इस घटना को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। क्या? मान लो दो धातु की प्लेटें हैं, इनके मध्य उच्च मान का विभवांतर लगा दिया, 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। कितना लगा? 10,000 वोल्ट का विभवांतर यदि लगाओगी तो इन इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला वैद्युत बल भी बढ़ जाएगा। अगर ये वैद्युत बल बढ़ गया, वैद्युत बल बढ़ गया, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को एक मजबूत बल से पकड़कर खींचे, एक मजबूत बल से पकड़कर खींचेंगे, और अगर ये बल पर्याप्त हो गया तो ये धातु से बाहर निकाल देंगे। ये धातु से बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल गया। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें तो ऐसी बन। उच्च विभवांतर जब लगता है तो वैद्युतीय बल इलेक्ट्रॉन को धातु से पकड़ के बाहर निकाल, यानी प्रबल वैद्युत बल द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसमें? एक तरीका यह है कि हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की टक्कर कराते हैं। हम खूब सारे इलेक्ट्रॉन, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, जैसे कैथोड किरणें ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसको ही इसके ऊपर प्रक्षेपित करते, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराता है और वो इसको निकाल बाहर करता है। इसको कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। क्या? और अगर हम ये ऊर्जा दे दे प्रकाश के द्वारा, ये प्रकाश है, प्रकाश अपनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन इससे निकल के बाहर आ रहा है। यदि हम प्रकाश के द्वारा ऊर्जा दे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जावे तो इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? यानी कुल मिला के घूम फिर के हम अपने मुद्दे पर आ गए। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद धातु की सतह को छोड़कर भाग नहीं सकता। यदि इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो एक न्यूनतम मान की ऊर्जा प्रदान करनी होगी, और अगर यह ऊर्जा हम प्रकाश के द्वारा प्रदान कर रहे हैं तो इस परिघटना को कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, चाहे जिस प्रकाश को चाहे जिस धातु पर डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। जैसे तुम ये लोहे की बेंचों पर बैठे हो, ये प्रकाश निकल रहा है, इस पर गिर रहा है, तो क्या इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? नहीं, ये प्रकाश इसके लिए पर्याप्त नहीं है। लोहे के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखना यदि आपको है तो आपको लगाना पड़ेगा पराबैंगनी। क्या लगाना पड़ेगा? पराबैंगनी प्रकाश। अगर एक पराबैंगनी बल्ब यहां पर जला दिया जावे तो इस लोहे की बेंच से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देंगी। जैसे अगर मान लो ये लोहे की बेंच है, यहां पर एक बल्ब लाके लगा दिया, कौन सा बल्ब? पराबैंगनी। जैसे ये बल्ब लाके जलाओगे इस धातु की बेंच से इलेक्ट्रॉन प्रस्फुटित होंगे। समझ बात को? निकल के बाहर आए। समझ आ गई बात? अब जैसे तुम्हारे इसमें होता है ना, एल्कली धातु है, एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनके ऊपर दृश्य प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगी, जबकि अन्य धातुओं पर तुम्हें पराबैंगनी प्रकाश डालना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। तो मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद धातु से बाहर निकल सकते हैं? क्या उनको बाहर निकालने के लिए न्यूनतम मान की ऊर्जा देनी है? क्या इसका नाम कार्यफलन है? अगर ये कार्यफलन की ऊर्जा मैं प्रकाश के द्वारा दे देता हूं तो क्या इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन? क्या चाहे जिस प्रकाश को डालने से चाहे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? नो, हर धातु के लिए अपनी पर्याप्त मान की ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक है भाई? तो कुल मिला के हम पहुंच गए हमारे टॉपिक पर। ठीक है जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये बेस लाइन दिमाग में रहनी चाहिए कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और दूसरी चीज है, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, कोई अनोखी बात नहीं बता। छोड़ रहे बात को? तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन।
सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लिखो धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये लिखना, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, धातु की सतह से पलायन नहीं कर सकती, धातु की सतह से पलायन नहीं कर सकती, धातु की सतह से पलायन नहीं कर सकती, क्योंकि धातु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि धातु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि धातु धनावेशित हो जाती है। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखो कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन वर्क फंक्शन, इसका सिंबल है फाई नॉट। कार्यफलन वर्क फंक्शन, इसका सिंबल है पाई नॉट। लिख दिया। लिखो धातु के इलेक्ट्रॉन को, धातु के इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई न्यूनतम ऊर्जा, प्रदान की गई न्यूनतम ऊर्जा, ताकि वह धातु से, ताकि वह धातु से पलायन कर जावे, ताकि वह धातु से पलायन कर जावे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो यह धातु की प्रकृति, यह धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति एवं सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति एवं सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन, पॉइंट नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन। उसमें आगे लिखो ऊष्मा ऊर्जा द्वारा, तापायनिक उत्सर्जन, उसमें लिखो ऊष्मा ऊर्जा द्वारा, ऊष्मा ऊर्जा द्वारा। पॉइंट नंबर 2 लिखो क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा, क्षेत्र उत्सर्जन, ये लिखो क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, उसमें लिखो प्रबल वैद्युत क्षेत्र द्वारा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन। लिखो ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेपण द्वारा, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेपण द्वारा, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेपण द्वारा। अब लिखो पॉइंट नंबर 4 प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन।
पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, ओके। अब इसमें लिखो एल्कली धातुएं, एल्कली मतलब क्षारीय, क्षारीय होती है ना, लिखो उसमें क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम आदि आदि दृश्य क्षेत्र के प्रति संवेदनशील, दृश्य क्षेत्र के प्रति संवेदनशील, जबकि अन्य धातुएं, जबकि अन्य धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि पराबैंगनी, पराबैंगनी प्रकाश के प्रति, पराबैंगनी प्रकाश के प्रति संवेदनशील, पराबैंगनी प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ओके। ठीक है भाई, ठीक है जी। ये है बात हमारी यहां पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की। तो देखिए ये सारी कहानी आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकल नहीं सकता, उसको निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी है। यदि ये ऊर्जा प्रकाश के द्वारा देते हो तो इसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अर्धचालक में तो तुम केवल संयोजी बैंड से चालन बैंड में ला रहे थे इलेक्ट्रॉन को, यहां तो हम इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर कर देते हैं, समझ गए। ये बात देखो, ये मान लीजिए कोई धातु है, इसके ऊपर प्रकाश आपतित किया, जैसे लाइट है, जब प्रकाश निकलता है ना इससे तो तरंग के रूप में होता है। आपने पढ़ा ना तरंग प्रकाश की। तो प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो तरंग रूप में होता है, लेकिन जब यह पदार्थ से मिलता है, जैसे धातु से मिल रहा है, धातु पदार्थ है ना, जब यह पदार्थ से मिलता है तो अपनी ऊर्जा को निरंतर ना देकर पैकेट के रूप में देता है। कैसे देता है? पैकेट के रूप में। जैसे देखो एक पौधा है, उस पौधे को सिंचित करना है, इस उद्देश्य हेतु मैं एक पाइप ले आया, समझ बात। अब नल चालू किया तो उससे निर्बाध रूप से जलधारा निकल रही है और लगातार और निरंतर उस पौधे पर गिर रही है, ठीक है जी। अब नल बंद कर। अब दूसरा तरीका, 100 ml के पानी के गुब्बारे ले आया, एक गुब्बारे में कितना जल है? 100 ml, उस पौधे पे फेंक दिया। ये भी तो सिंचाई कर रहा हूं, तो बताओ उस पौधे को कितना मिला? ना उससे ज्यादा ना उससे। फिर दूसरा गुब्बारा फेंक, कितना? 100 ml। तो अब की बार मैं इसी ऊर्जा को, या मैं कहूं इसी जल को टुकड़ों के रूप में डाल रहा हूं, डाल। ठीक इसी प्रकार का व्यवहार प्रकाश का हो। प्रकाश जब किसी पदार्थ पर गिरता है तो अपनी ऊर्जा निरंतर न देकर टुकड़ों के रूप में देता है। कैसे देता है? टुकड़ों के रूप। इनको कहते हैं हम पैकेट्स या बंडल। क्या बोलेंगे इनको? पैकेट्स या बंडल। किसके बंडल? ऊर्जा। तो प्रकाश जब किसी धातु पर गिरता है तो अपनी ऊर्जा को पैकेट के रूप में प्रदान करता है, और ये पैकेट तभी बनते हैं जब प्रकाश पदार्थ को ऊर्जा दे रहा हो। सुन लेना ध्यान से, ये पहले से पैकेट नहीं आ रहे इसमें से, पहले से तो तरंगे ही आपने पढ़ रखा ना, तरंग प्रकाश। प्रकाश तरंग रूप में आता है, लेकिन प्रकाश जब पदार्थ को ऊर्जा दे रहा होता है तो वहां पर ये पैकेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पैकेट। और ये पैकेट के रूप में दे देगा।
ये ऊर्जा के पैकेट हैं और एक पैकेट को कहा जाता है फोटो। क्या कहा जाता है? फोटोन। तो याद रखिए, प्रकाश जब पदार्थ से मिलता है, अन्योन्य क्रिया करता है, तो वो अपनी ऊर्जा को पैकेट के रूप में देता है और इन पैकेट्स को बोलते हैं हम फोटो। प्लांक ने हमें बताया था इस फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। कितनी होती है? एच न्यू। तो इस बंडल को जो ऊर्जा, इस पदार्थ को जो ऊर्जा मिलेगी, कितनी मिलेगी? एच न्यू। न इससे ज्यादा न इससे, एच न्यू के बराबर मिलेगी। अगर कोई घटना होनी है तो इसी से होगी, अगर नहीं हो रही तो अगला पैकेट आएगा, अगर उससे भी घटना नहीं हो रही फिर अगला पैकेट आएगा, अगर उससे भी घटना नहीं हो रही तो आते रहे, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उसमें जो घटना होनी होती है ना, पहले पैकेट से हो जाती, अगर नहीं हो रही तो किसी से भी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बात। तो कुल मिला के बात ये है, ये पिक्चर दिमाग में रखना कि जब प्रकाश पदार्थ को अपनी ऊर्जा देगा तो पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में देगा? पैकेट के रूप में देगा या बंडल के रूप में देगा? इन पैकेट्स या बंडल्स को क्या बोलेंगे हम? फोटोन। क्या फोटोन ऊर्जा का क्वांटा है? दूसरी बात, निर्वात के अंदर प्रकाश किस चाल से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फोटोन भी इसी चाल से चलता है। तो फोटोन की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है जी, ये बात। अब इसकी ऊर्जा की बात करूंगा, एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला E बराबर एच न्यू या फिर Hc/λ। ये प्लांक ने हमें दिए थे ये दोनों सूत्र। अब यहां पर H है, यहां पर प्लांक नियतांक क्या है? ये प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है। न्यू यहां पर फोटोन की आवृत्ति, न्यू क्या है? लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्ध्य। ठीक है जी। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इधर देखो सामने, इधर देखो। तो यहां पर हमारे पास जो H है वो क्या है? प्लांक नियतांक। न्यू यहां पर फोटोन की आवृत्ति है और लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य। तो फोटोन के दो फार्मूले हैं, एच न्यू या Hc/λ। अब जैसे मान लो यहां पर इस चैप्टर की अगर अपन बात करें, पूरे मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, तो यहां पर है ना ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर अपने को फोटोन की ऊर्जाएं निकालनी होती। जैसे मान लो हमें तरंग दैर्ध्य दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मुझसे कहेगी इसकी ऊर्जा ज्ञात करो, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला ये रहा, 6.6 × 10⁻⁻34 3 × 10⁸ अब 4000 इंटू 10⁻⁻10। अब सारे मान मैंने ऐसा ही पद्धति में रखे हैं, तो ऊर्जा किस मान में आएगी? किस यूनिट में आएगी? जूल। अब अगर मान लो मैं जूल में ज्ञात करूं तो ये बनेगी 19.8/4 गुणा कितने हो गए? ये 7 15 10⁻⁻19। अब यहां पर अगर मैं जूल में फोटोन की ऊर्जा निकाल रहा हूं तो 10 की घात जा रही है माइनस में, 10 की घात जा रही है माइनस में, 10 की घात -19। तो बताओ जूल में यदि मैं ऊर्जा ज्ञात करता हूं तो क्या ये जूल में बहुत ही कम मान आ रहा है? यानी हम यूं कहेंगे जूल इसके लिए एक बहुत बड़ी इकाई साबित हो। और हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की इकाई नियमित मान की होनी चाहिए, या हम के परिमित मान की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, बताओ मार्कर का द्रव्यमान कितना होगा? इसका जो द्रव्यमान है हम ग्राम में ही ज्ञात करेंगे या टन में ज्ञात करेंगे? सोचने वाली बात है ना, एक हंसी की बात आ रही है ना कि इसका द्रव्यमान हम टन में क्यों ज्ञात करेंगे? अरे यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इकाई परिमित मान की होनी चाहिए। द्रव्यमान की इकाई टन भी होती है, इसका द्रव्यमान टन में भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 10 की घात लगेगी -6 या -7। यानी ये मान
बहुत कम हो गया, ये मान बहुत कम हो गया। ठीक है, अब मान लो रोड पर एक ट्रक खड़ा है, अब ट्रक का द्रव्यमान क्या ग्राम में ज्ञात किया जाएगा? ये सोचने वाली बात। वहां उसका द्रव्यमान किस में ज्ञात किया जाएगा? टन में। या उससे भी अगर कोई बड़ी इकाई हो तो उसमें ज्ञात किया जाएगा, टन से बड़ी इकाई। बोलो, टन से बड़ी कोई इकाई होती है क्या द्रव्यमान की? कौन सी होती है? बेटा ये ऐसे गवारों टाइप के उत्तर मतलब होती होगी, ये गंवार टाइप के उत्तर होते हैं, इसमें किसी को हंसी नहीं आई तो सोच रहा हो दूसरों को हंसी आएगी। ये बेवकूफी भरी बात है, सब तेरी बेवकूफी पे हंसेंगे फिर कि कितना बेवकूफ लड़का है। समझ आ गई ना बात? तो अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन मत करो, बच्चों को ये मत बताओ कि तू कितना बड़ा बेवकूफ है। समझ आएगा ना? तो इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। हाँ बताओ, द्रव्यमान की और बड़ी इकाई कौन सी होती है कैसे कोई बड़ी इकाई? तुम्हें यही पता नहीं है कि द्रव्यमान की इकाई कौन सी होती? बताओ सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है द्रव्यमान? ये तुम्हारे नीट के अंदर भर भर के आता है क्वेश्चन कि द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई। इसकी मैं अभी जवाब मत दे देना कि होती होगी, ये जवाब नहीं होते हैं। पढ़ने आए हो तो पढ़ के जाओ, जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हो उसकी पूर्ति करो। बताओ किसके नाम पे है? ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर लिमिट सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है। यह द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है और तुम्हारे नीट में कई बार आ चुका है CSL। समझ में आ गया ना बात? ये तो जो पूछो ना उसका जवाब दिया करो। केवल इस क्लास में 2 बच्चों ने उत्तर दिया ऐसे, बाकी तो होती होगी कहीं कहीं। समझ आ गई ना बात? तो ठीक उसी तरीके से चूंकि यहां पर जूल में इकाई बहुत छोटी आ रही है, इसलिए हम ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई उपयोग में लेते हैं, और ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। समझ आ गई ना बात? तो यहां पर इसको अपने को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए ये सबको गुणाभाग करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा एक सूत्र याद रखो, 12,400। अब जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है उसको एंगस्ट्रॉम में लेना, तुम्हारा उत्तर सीधा किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉम तो मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि लैम्डा आपको किसमें रखनी है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंगस्ट्रॉम। अगर तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम में कट हो जाएगा, तो आपके पास ऊर्जा क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है भाई? ठीक उसी प्रकार से तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में चाहिए, और अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो जो भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे 12,400 से भाग लगाओ, आपका उत्तर किसमें आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। क्योंकि इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह है बात। दूसरी बात, अगर आपके पास आवृत्ति भी है तो आप करेंगी 4.1 गुणा 10 की घात माइनस 15 से दी गई आवृत्ति को गुणा। जैसे आप गुणा करोगे तुम्हारा उत्तर किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई? अब लिखो, हेडिंग डालो फोटोन, हेडिंग डालो फोटोन। लिखो, जब प्रकाश जब प्रकाश पदार्थ से जब प्रकाश पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है,
जब प्रकाश पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है तो अपनी ऊर्जा को पैकेट या बंडल के रूप में प्रदान करता है। पैकेट या बंडल के रूप में प्रदान करता है। इन्हें ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। इन्हें ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहते हैं। एवं एक क्वांटम को तथा एक क्वांटम को फोटोन कहते हैं। लिखो अगली लाइन, फोटोन की, या लिखो फोटोन प्रकाश की, फोटोन प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फोटोन प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करता है। लिखो एज इट इज, लिखो जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिख लिया। अब जब भी उत्तर चाहिए हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनमें, तो इन्हीं सूत्रों को उपयोग में लेंगे, ठीक है ना। एक ध्यान रखो, इसमें कई बार नैनोमीटर लिखा हुआ आता है। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दो। भाई 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं ना। तो बताओ 400 नैनोमीटर 4000 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -7 मीटर 1000 एंगस्ट्रॉम। जैसे लिखा हुआ है 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर, तो क्या लिखोगे इसको 4000 एंगस्ट्रॉम। बाकी तो फिर सूत्र में रख के हल कर लोगे। हो गया भाई। अब अगला पॉइंट में ले रहा हूं द्रव्यमान का। विराम द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट मास। इसको m0 से प्रदर्शित किया जाता है। विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास, इसको m0 से प्रदर्शित किया जाएगा। देखो सामने
जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यह विराम स्थिति का द्रव्यमान है, रुका हुआ। जब यही इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों का भाग होता है, कैथोड किरणें चलती है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो जब यही कैथोड किरणों का भाग होता है तब उसका द्रव्यमान इससे ज्यादा होता है, यानी चाल बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब बात करता हूं मैं फोटोन की, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात थी, मैं बात करता हूं फोटोन की। फोटोन एक ऊर्जा का कण है। जैसे ये धातु के इलेक्ट्रॉन से मिलता है फोटोन, ये अपनी ऊर्जा को इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है? गतिज ऊर्जा। फोटोन सिर्फ एक ऊर्जा बंडल है जो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? गतिज ऊर्जा। अब फोटोन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है, तो क्या फोटोन का अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है? ऊर्जा बदल गई ना, खत्म। एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण हो गया, फोटोन का अस्तित्व तो समाप्त। फोटोन एक ऊर्जा कण था जिसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिणत हो चुकी है, तो फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो। इसलिए फोटोन कभी भी रुकी हुई अवस्था में नहीं होगा। जैसे इस लाइट से फोटोन गिरा, इस धातु की बेंच पे गिरा, इलेक्ट्रॉन ने इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया और वहीं पर फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी यह मत सोचना कि फोटोन आके टकराए और इकट्ठे हो गए, कि लाइट जैसी बंद करेंगे तो यह फोटोन चमकते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में दे चुका। इसलिए विराम द्रव्यमान जो होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, यानी रेस्ट मास इक्वल टू 0, एम नॉट बराबर 0। लेकिन इसका एक द्रव्यमान होता है, उसको कहते हैं तुल्य द्रव्यमान, या इसको कहते हैं प्रभावी द्रव्यमान। तुल्य द्रव्यमान, या देखो आइंस्टीन हमें बता गए कि अगर इस दुनिया में कहीं भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस दुनिया में कहीं भी ऊर्जा उत्पन्न होगी तो कुछ मात्रा में द्रव्यमान गायब होएगा। उनसे पूछा भाई कैसे? तब उन्होंने कहा E बराबर mc²। अगर किसी स्थान पर E ऊर्जा बन रही है तो स्मॉल m द्रव्यमान अदृश्य हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान में हानि हुए ऊर्जा नहीं बन सकती। अब बताओ, फोटोन ऊर्जा है ना? फोटोन ऊर्जा है ना? तो ये ऊर्जा बनी होगी तब भी तो कुछ द्रव्यमान गायब हुआ होगा। ये पूछेंगे आपसे। तुल्य द्रव्यमान का तात्पर्य है कि फोटोन जब बना तो कितना द्रव्यमान गायब हुआ। तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, E बराबर mc², ध्यान रखना, और E की जगह लिख देना h न्यू, तो आपके पास तुल्य द्रव्यमान आ जाए। h न्यू बटे c², h न्यू बटे, और अगर तरंग दैर्ध्य दे तो यहां sc बटे लैम्डा लिखोगी बराबर mc²। c से एक घात कटेगी तो h बटे लैम्डा इंटू। ये आपके नीट में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का तुल्य द्रव्यमान ज्ञात करो। लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का तुल्य द्रव्यमान ज्ञात करो, तो E बराबर mc² हमारे दिमाग में आना चाहिए था, और E की जगह लिखना चाहिए था sc बटे लैम्डा। ये आपके नीट का प्रश्न है, बहुत पुराना। और अगर ऊर्जा E दे रखी हो तो E बटे c²। तो एक बात ध्यान रखना, जब फोटोन
अस्तित्व में रहता है तो उसके साथ एक द्रव्यमान संबद्ध होता है, और वो द्रव्यमान कौन सा होता है? तुल्य द्रव्यमान। लेकिन रुकी हुई कंडीशन में किसी तरह का कोई द्रव्यमान संबद्ध नहीं होता। ठीक है, इसी कारण इस तुल्य द्रव्यमान या प्रभावी द्रव्यमान होने के कारण ही फोटोन गुरुत्व का अनुभव कर लेता है, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर लेता है। ब्लैक होल नाम सुना है? यूं कहते हैं उससे प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त है कि प्रकाश भी निकल नहीं पाता। इसका मतलब प्रकाश ने गुरुत्व बल अनुभव किया ना, तभी तो नहीं भाग पाया ना। तो याद रखें, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि प्रकाश गुरुत्व का अनुभव कर सकता है, कहोगे हाँ। तुल्य द्रव्यमान तो संबद्ध होता है, विराम द्रव्यमान जीरो होता है, रुका हुआ नहीं हो सकता, फोटोन चलता हुआ आएगा। ठीक है भाई, ये बात। दूसरी बात, इस फोटोन से रेखीय संवेग भी संबंधित होता है। इस फोटोन से रेखीय संवेग भी संबंधित होता है। रेखीय संवेग, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग का संबंध यही होता है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? यह सूत्र फोटोन के लिए नहीं लगता। फोटोन की ऊर्जा और संवेग का संबंध होता है E बराबर PC, और ये केवल फोटोन के लिए मान्य, केवल फोटोन के लिए मान्य है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये केवल फोटोन के लिए मान्य है? देखो, ये जो सूत्र होता है ना, ये भी आइंस्टीन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी कण की चाल बढ़ती है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। इसको कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा हल करते हैं, वर्क करके इधर उधर गुणा करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है E बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4। ये विराम द्रव्यमान। बताओ, फोटोन का विराम द्रव्यमान ये जीरो होते E बराबर पीसी आ जाएगा, क्योंकि तुमने यहां विराम द्रव्यमान जीरो लिखा है जो कि केवल फोटोन का होता है, इसीलिए वो सूत्र केवल फोटोन के लिए ही मान्य है। आगे बस समझ। अब अगर आपको ऊर्जा दे रखी हो और संवेग पूछे तो E बटा C। अगर आवृत्ति दे रखी हो hν बटा C। तरंग दैर्ध्य दे रखी हो ऐसी बटे लैम्डा बटे C। ठीक है, ये सूत्र रटना मत, बेसिक याद रखना। E बराबर PC, तुल्य द्रव्यमान E बराबर mc स्क्वायर, विराम द्रव्यमान जीरो होता। ये तो ऑन द स्पॉट बनेंगे ये सूत्र, रटना मत इनको, बेसिक बात याद रखना। E बराबर PC। ठीक है भाई, चलो बताओ, दो फोटोन की तरंग दैर्ध्य बराबर, तो उनकी रेखीय संवेग के बारे में क्या कह सकते? बराबर होंगे। अब देखो, एक फोटोन जा रहा है x दिशा में h बटे लैम्डा आई कैप, एक फोटोन जा रहा है y दिशा में h बटे लैम्डा जे कैप। बताओ, क्या P1 बराबर P2 है? रेखीय संवेग सदिश राशि है, और सदिश राशि तभी बराबर हो सकती है जब परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। या दिशाएं बराबर है क्या? तो तुम बराबर का चिन्ह लगा सकते हो क्या? तो अब आपका उत्तर होगा, अगर तरंग दैर्ध्य समान है तो रेखीय संवेग समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चूंकि संवेग एक सदिश राशि है, अगर दिशा भिन्न हुई तो संवेग भी अलग अलग। ठीक है, तो लिखना प्रारंभ करो, एज इट इज लिखो जैसे बोर्ड पे लिखा है। लिख दो जैसा बोर्ड पे लिखा है।
हाँ जी, लिख लिया आपने। लिख लिया, लिखो, प्रश्न लिखो। सूत्र एक भी रटना मत, बस बेसिक याद रखना, ठीक है ना? ये तो ऑन द स्पॉट बनेंगे सब। लिखो, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन की, फोटोन का फोटोन का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। अब बताओ तुम्हें क्या दे रखा है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, और तुम्हें क्या चाहिए? संवेग। तो संवेग का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए E बराबर पीसी। सबसे बराबर पहले लिखो E बराबर पीसी। अब हल करना प्रारंभ करो। E बराबर पीसी, तो P बराबर E बटा सी। E बराबर पीसी है ना, तो P बराबर E बटे सी। 20 मेगा, मेगा माने 10 की घात 6। जब तक तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में नहीं बदलोगे, तुम्हारा उत्तर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगा। तो जूल में बदलो, 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे सी, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, 3 पंजे 15, है कि नहीं? कितना आ रहा है? 10 की घात माइनस, ये 10 एक 7 15, 10 एक 7 है ना, 8 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? माइनस है, तो 10 की घात -20 ही तो आ रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आगे, ये आपके नीट में आए हुए क्वेश्चन है इस तरह के, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार आ चुके हैं। ऊर्जा देते हैं और रेखीय संवेग पूछते, तो याद रखना E बराबर 30। कर लोगे नहीं तो? चलो अगला प्रश्न लिखो। छह पॉइंट छह गुणा 10 की घात माइनस 6.6 गुणा 10 की घात -25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 6.6 गुणा 10 की घात -25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रेखीय संवेग वाले, रेखीय संवेग वाले फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें। बताओ, क्या E बराबर पीसी? अब आवृत्ति का नाम आ गया तो E की जगह क्या लिखोगे? एच न्यू। ये ऑन द स्पॉट हल करने इस तरह के, पीसी बटा एच, तो पी कितना हो गया? 6.6 गुणा 10 की घात -25, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, प्लांक स्थिरांक 6.6 गुणा 10 की घात -34, ये कट गया। 3 गुणा 10 की घात 17 हर्ट्स। आगे आ रहे थे, बोलो भाई। ठीक है,
अब नीचे एक एरो मार करके वो स्टेटमेंट लिख लो जो मैंने आपको बोला था, लिखो। यदि दो फोटोन की तरंगदैर्ध्य समान हो, यदि दो फोटोन की तरंगदैर्ध्य समान हो तो आवश्यक नहीं, यदि दो फोटोन की तरंगदैर्ध्य समान हो तो आवश्यक नहीं कि उनके रेखीय संवेग भी समान हो, कि उनके रेखीय संवेग भी समान हो, क्योंकि रेखीय संवेग सदिश है, क्योंकि रेखीय संवेग सदिश है, इनकी दिशा भिन्न हो सकती है। ओके, अब इधर देखो, मान लो एक सतह, एक स्रोत है जो कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश निकाल रहा है। कितनी तरंगदैर्ध्य का? ये प्रकाश इस धातु के ऊपर अभिलंबवत आपतित हो रहा है। ये प्रकाश कैसे आपतित हो रहा है? अभिलंबवत। ठीक है, बताओ कितना संवेग जा रहा है? कितना संवेग जा रहा है? तरंगदैर्ध्य लैम्डा दे रखी है, क्या एक ही फोटोन जा रहा है? खूब सारे जा रहे होंगे ना। तो मैं ये मान रहा हूं एन प्रति सेकेंड फोटोन के संख्या, स्मॉल एन क्या है? प्रति सेकेंड फोटोनों के संख्या। तो बताओ एक सेकंड में कितने फोटोन जाएंगे? एक सेकंड में कितने फोटोन? तो कितना संवेग एक सेकंड? वेरी गुड, इतना फोटोन जा रहा है। सही है। मैं कहता हूं ये धातु अवशोषक है। कैसी है ये? पूर्णतः अवशोषक है। कैसी है ये? तो अंतिम संवेग कितना प्राप्त होगा? तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हुई? एन एच बटे लैम्डा, डेल्टा टी है ना। लेकिन मैं आपको कह चुका हूं स्मॉल एन प्रति सेकंड है, तो डेल्टा टी का मान कितना है? एक सेकंड। तो अब एक लिखो या मत लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रति सेकंड डेल्टा टी एक सेकंड है, इसलिए मैंने डेल्टा टी नहीं लिखा है, उसका मतलब है एक है। बताओ संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। क्या ये गति का दूसरा नियम है? ये औसत बल है। इस सूत्र से जब लाते हैं तो औसत बल है। तो बताओ इस औसत बल का परिमाण कितना है? NH बटे लैम्डा। क्या ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे न्यूटन की गति के नियम में आवेग के प्रश्न हल करते हैं? आवेगीय प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं। आवेगीय बल ज्ञात करना हो तो क्या आवेग बटे समयांतराल लिखते हैं? अरे वो ये वहां एमवी लिखते हो, यहां NH बटे लैम्डा लिखा है। वहां एमवी लिखते हो। अगर सतह परावर्तक होती, पूर्णतया सतह पूर्णतया परावर्तक होती, तो जाने वाला संवेग कितना था? एक फोटोन का संवेग h बटे n फोटोनों का संवेग वापस कितना आता? क्योंकि संवेग एक सदिश राशि। दिशाओं का ध्यान रखना। क्या ठीक आवेग के प्रश्नों में भी दिशाओं का ध्यान रखा जाता है? ये दाईं ओर दिशा धनात्मक है तो बाईं ओर दिशा ऋणात्मक है।
आवेग के जब प्रश्न हल करते हैं वहां भी तो चिन्ह परिपाटी लगाते हैं ना। दिशाओं के लिए चिन्ह परिपाटी। बताओ क्या लिखूं? संवेग में परिवर्तन कितना है? सीधा लिख दो ना, संवेग में परिवर्तन की दर यही होगी। तो यहां औसत बल कितना आ रहा है? 2NH/λ। तुम्हारे इन प्रश्नों में परिमाण ही पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ी देते हैं कि दाएं से आ रही है प्रकाश या बाएं से आ रही है। तो सीधे ये कहते हैं प्रकाश आके गिरा, बल बताओ, परिमाण बताओ, बल का परिमाण बताओ। सीधा प्रश्न यही आता है, तो इसलिए परिमाण निकाल लिया। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, आपको ये सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस सिंपल सी बात ध्यान रखो, एक फोटोन का संवेग कितना? एक फोटोन का संवेग, क्या एक सेकंड में एक ही फोटोन आ रहा है? कितने आ रहे हैं? n से गुणा। यदि सतह अवशोषक है यही बल है, यदि सतह परावर्तक है 2 लगा। अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। एक फोटोन का संवेग h n से गुणा करो। अच्छा, जो संवेग लिया है अपन ने एक फोटोन का, अब n से गुणा कर दिया ना, n से गुणा कर दिया, कितना आया? NH/λ। अगर सतह अवशोषक है तो यही संवेग में परिवर्तन है और यही बल है। संवेग में परिवर्तन भी यही होता है, यही बल होता है। और सतह परावर्तक है तो 2NH/λ, यही संवेग में परिवर्तन है और यही बल है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करने। तो लिखो, विकिरण द्वारा प्रदान बल, विकिरण द्वारा आरोपित बल, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है अभिलंबवत आपतन एवं पूर्णतया अवशोषण। अभिलंबवत आपतन एवं पूर्णतया अवशोषण।
लिख दिया। अब देखो मैंने आपको जो वो बात बोली थी उसी पे कायम रहना। पहले एक संवेग, एक फोटोन का संवेग, फिर n से गुणा, अगर सतह अवशोषक है तो यही बल है, और अगर परावर्तक है तो 2 से गुणा। चलो क्वेश्चन लिखो। पांच सौ नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक धातु सतह पर, एक पूर्णतः परावर्तक धातु सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है। अभिलंबवत आपतित होता है यदि सतह द्वारा अनुभव किया गया बल अनुभव किया गया बल 4 माइक्रोन्यूटन हो, 4 माइक्रोन्यूटन हो, तो प्रति सेकंड आपतित क्वांटा की संख्या ज्ञात करें। तो प्रति सेकंड आपतित क्वांटा की संख्या ज्ञात करी। मतलब क्या पूछ रहे हैं अपने से? एन। हाँ भाई, क्या तरंग दैर्ध्य नाम आ चुका है प्रश्न में? तो सबसे पहले एक फोटोन की संवेग h बटे लैम्डा, क्या एक सेकंड में एक ही आ रहा है? एन आ रहे हैं, एन से गुणा सतह परावर्तक एक ही अवशोषक 2 लगा दो। आगे बात समझ में? अरे समझ में आएगी ये बात? बस हो गया। अब एन अपने को चाहिए, तो एफ लैम्डा बटे 2h। बल 4 माइक्रोन्यूटन, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻9 बटे 2h 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 2 दुआ 4, ये 2 पंजे 10 हो गया बटे 6.6, 9 और 6 15, 19, 19 और 2 21, 10⁻21। 10 बटे 6.6 लगभग 7 मान लो इसको। 7 एकम 7, 7 4 28, तो 1.4 इंटू 10⁻21 प्रति सेकंड। ये गिर रहे हैं भाई क्वांटम। भाई फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी, वो तो अंक गणित है, खाली गणित थी वो तो तुम्हारे हिसाब से कर लो, तुम कैलकुलेशन जानती होंगी ना। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फोटोन का संवेग लिखो, n से गुणा करो। यदि सतह अवशोषक है तो यही बल है, परावर्तक है तो 2 लगा। ठीक है भाई, ये तुम्हारा एआईपीएमटी मतलब नीट का एक पुराना प्रश्न है। जब एआईपीएमटी होती थी ना तब का प्रश्न ही। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब ये आपके नीट के पुराने क्वेश्चन है, सारे के सारे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हल करेंगे। लिखो, लिखो एक धातु सॉरी एक प्रकाश विकिरण, एक प्रकाश विकिरण कैपिटल ई ऊर्जा, एक प्रकाश विकिरण कैपिटल ई ऊर्जा प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड ले जा रहा है। यह विकिरण
यह विकिरण स्मॉल m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान के पूर्णतः अवशोषक, स्मॉल m द्रव्यमान की पूर्णतः अवशोषक धातु प्लेट पर अभिलंबवत आपतित होता है। अभिलंबवत आपतित होता है। यह प्लेट एक हल्के धागे से, यह प्लेट एक हल्के धागे से लटकी हुई है। तो साम्यावस्था में साम्यावस्था में धागे द्वारा, साम्यावस्था में धागे द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण ज्ञात करें। ये धातु प्लेट ऐसे लटकी हुई है धागे से, दिख रहा है ये सामने। अब इसके ऊपर एक प्रकाश विकिरण आके गिर रहा है ऐसे अभिलंबवत। बताओ प्रकाश विकिरण कितनी ऊर्जा ला रहा है प्रति सेकंड? सही है। क्या ये प्रकाश विकिरण ई ऊर्जा ला रहा है प्रति सेकंड? बोलो। संवेग कितना? संवेग कितना बताओ? अब मुझे बताओ ये एक फोटोन का संवेग है या n फोटोनों का संवेग? एक फोटोन का। तुम्हें क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक फोटोन की ऊर्जा ही है। मैंने कहा ये प्रकाश विकिरण एक सेकंड में ई ऊर्जा ला रहा है। तो अगर मैंने कैपिटल ई ऊर्जा बोल दिए एक सेकंड में, तो इसका मतलब एक सेकंड में गिरने वाले n फोटोनों की कुल ऊर्जा है। देखो एक फोटोन की ऊर्जा है मान लो h न्यू, तो n फोटोन की ऊर्जा ये आपको ई दे रखा है मैंने डायरेक्ट। तो आप दोबारा ई से गुणा करना समझदारी है क्या? दोबारा करोगे ई से गुणा? n से गुणा करो उसको दोबारा। देखो n फोटोनों की कुल ऊर्जा ई बताई गई, इसलिए पुनः n से गुणा करने की गलती ना करें। ठीक है? ठीक है। अब बताओ n का काम तो हो गया पूरा कि n लगाने नहीं है। अब बताओ सतह अवशोषक क्या है? परावर्तन दो आएगा क्या? तो क्या यही बल है? क्या यही बल है? तो बताओ विकिरण कितना बल लगा रहा है? ई वाई से। इसकी वजह से धातु प्लेट आगे सर, लेकिन ये धागे से बंधी हुई है इसलिए क्षैतिज ना जाकर एक चाप पे चलेगी। नहीं चलेगी? ये चाप पे चल गई, यहां आ गई धातु प्लेट, यहां आ गई ना? अरे यहां आ गई ना? अब इस स्थिति में धागे ने ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाया। ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम न्यूटन की गति के नियम में साम्यावस्था के प्रश्न हल करते थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं, कोई विशेष चीज नहीं बता रहा। बस मेरा एक बल जो जरूर है, जो विकिरण बल है, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो सब वही बल है। वो तो जैसे दूसरे बल होते हैं वैसे ये बल है। सुन रहे हो? तो प्लेट को पीछे सरका दिया ना इसने, तो ये लगा विकिरण बल ई बटा सी और एक भार mg नीचे की। अब बताओ दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं या नहीं? जब सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो किसी भी सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में कोई घटक नहीं होता। तो बताओ ये आपस में संतुलित कर सकते हैं?
क्या ये आपस में संतुलित कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई तीसरा ही बल इनको संतुलित कर। कौन है वो? तनाव। कौन है वो? ये तनाव बल आ गया टी। इसको घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर के समानांतर रेखा खींचिए। ये थीटा है तो ये भी, ये घटक, क्षैतिज घटक, कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा किसको संतुलित कर रहा है? टी कॉस थीटा किसको संतुलित कर रहा है? तो टेन थीटा कितना आया? भाग लगा दो ना, ई बटे एम जी सी। अब बताओ ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण कितना? टेन इनवर्स ई बटा एम जी सी। ये समझ में आएगी? नहीं, कुछ भी नहीं है। एक एनएलएम की एप्लीकेशन लगा रखी है, और वो भी एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो तुम पढ़ चुके हो। मैंने कहा बहुत जटिल प्रश्न करा दिए गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनएलएम की एप्लीकेशन, दैट्स ऑल। समझ आया आपको? क्षैतिज बल की वजह से प्लेट पीछे सरक गई, एक बल भार भी रखा है। अब भार और ई बटे सी परस्पर लंबवत है, आपस में संतुलित हो नहीं सकते। तो तीसरा बल संतुलित कर रहा है, कौन है वो? तनाव। और तनाव को जैसे घटकों में तोड़ा, स्थिति स्पष्ट हो गई। टी साइन थीटा ई बटे सी को संतुलित कर रहा है, और टी कॉस थीटा। अब दोनों समीकरणों को भाग लगाते थीटा। अगर तनाव पूछते तो वर्ग करो, योग करो। वर्ग एवं योग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ई बटा सी का वर्ग एम जी का वर्ग। तो टी बराबर अंडर रूट ई बटा सी का वर्ग एम जी का वर्ग। ओके, अरे ओके। अब मैंने एक बिल्कुल जबानी प्रश्न पूछता हूं तुमसे, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आ गया तुम सबको? आ गया क्या? तेरे आ गया समझ? और तेरे आ गया? और किसी की तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अरे समझ में तो आ गया ना? कहीं भी डाउट हो आपको मेरी कक्षा में पूर्णतया आ जाती है। आप पूछ सकते हो कि सर ये स्टेप कैसे आई है, तनिक प्रकाश डालिए। छोड़ रहे बात, आप चिंता ना करें, ये बिल्कुल ना समझ बात। ठीक है, आपको मेरी क्लास में पूरी आजादी है। आप किसी भी कंटेंट में किसी भी स्टेप में कोई डाउट महसूस करते हैं तो तुरंत मुझसे पूछिए। ठीक है जी, हैंड टू हैंड क्लास में क्लियर कर लो, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़े। मैं बाहर काउंटर पे आके पूछ कर रहे हो, उसमें समय क्यों व्यर्थ करते? जब मैं कक्षा में तुम्हें पूरी आजादी दे रहा हूं, छोड़ रहे ना बात को, इसलिए आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक प्रकाश विकिरण प्रति सेकंड ई ऊर्जा रखता है। ये एक पूर्णतया परावर्तक सतह पर अभिलंबित आती है। तो सतह को प्रदान किया गया संवेग कितना हो? कितना? टू क्यों है? ऐसे अगर ये कंसेप्ट क्लियर होता है ना बेटा, तो जबान अपने आप बोलती है 2E/c। ये 2016 का नीट का क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन आया था। अब अपने को पता तो फटाक से सीधा आंसर है कि नहीं? बोलो, ऐसे प्रश्न हल होने चाहिए। समझ रहे हो बात? देखिए पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो जल्दी कर डाले क्वेश्चन को वही सिकंदर होता है। ठीक है जी? तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड उत्तर दें, तुरंत देख के क्वेश्चन। ठीक है भाई? अच्छा, अपनी अगली क्लास से, आज तो ठीक है पहली क्लास थी कोई बात नहीं, अगली क्लास से अपनी एक रूटीन रहेगा, एक नियम रहेगा कि जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपको मॉड्यूल के प्रश्न टिक करा दूंगा। वो आपको करके लाने उसी दिन, वो होमवर्क मानिए। और अगले दिन आते ही उसमें निशान लगा लाना है डाउट। अगले दिन आते ही चालू करने से पहले क्लास को मैं वो डाउट क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इससे क्या होगा कि हैंड टू हैंड क्लियर होते रहेंगे आपको, तो उसमें भी समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों? ओके, हैव ए नाइस टाइम। अच्छा, संडे को जो टेस्ट है परसों, उसमें मेरा कोई पार्ट नहीं आ रहा है ना? नहीं दे सकता था मैं, लेकिन अभी एक ही लेक्चर है और अब अचानक से क्लास डिजाइन हुई थी, पेपर तो बन चुके आपके पहले, तो इसलिए अभी तो नहीं आ रहा, अगले टेस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस आप तो बस पढ़ के आ जाना। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, मेरी क्लास अब सोमवार को रहेगी। ठीक है ना? फिर तो रेगुलर रहेगी कंटिन्यू। ठीक है जी? ओके बच्चों,
हैव अ नाइस टाइम। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें भी मैं लॉग आउट कर दूं, आप तो फ्री हैं, जाइए।